बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट में 8 दिन बाकी हैं, लेकिन अब फजल रहमान ने भी बड़ी अहम शराइत रख दी हैं। आज आईनी दरख्वास्त भी वापस कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्या 72 घंटे के अंदर मुतवक्के है। पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर कमर मेकन साहब, कमर जैदी साहब। इनसे हम तज्जिया लेंगे, खबर लेंगे। कमर मेकन साहब, एक तो आप बताइएगा कि इस वक्त काजी साहब जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद गोंदल साहब। आपको याद होगा, अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं, तो मैं तकरीबन 250 दिनों से बता रहा हूँ कि काजी फायज ईसा साहब कब जा रहे हैं। रोज़ाना एक दिन की कमी के साथ एक नया ट्वीट मेरी तरफ से अकाउंट से होता है कि काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट में इतने दिन अब रह गए। तो अब आज के हिसाब से काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। अगला जो जुमे का दिन होगा वो आखिरी दिन होगा काजी फायज ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और जुमे का दिन आपको पता है हमेशा ही लोगों पे भारी पड़ता है। तो अब उनके जाने में तो कोई शकूक व शुबहात बकाया नहीं रहते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई आइनी तरमीम नहीं आ जाती, जो कि आती भी कामयाब होती भी इस वक्त नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज अदालत के अंदर भी इस बात का अंदिया दिया है, साफ़ी भी वहाँ मौजूद थे, और मामला उसी दरख्वास्त का था जिसका आपने जिक्र किया कि वो वापस कर दी गई है। आइनी तरमीम को रोकने के लिए आबिद ज़ुबैरी साहब और हामिद खान साहब की दरख्वास्त थी। उसके दौरान उन्होंने कहा आबिद ज़ुबैरी साहब से मुखातिब होकर और हामिद खान साहब से कि आपको याद होगा कि आपकी एक और दरख्वास्त भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मैंने अपने सामने नहीं लगाई, वो बाद में लगेगी। तो इस जुमले से उन्होंने वाजे कर दी एक बात कि वो 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड होकर घर जा रहे हैं। और इससे पहले भी मैं एक चीज़ का क्रेडिट काजी साहब को ज़रूर दूंगा। हसनात साहब की एक खबर थी, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर वो शाया की थी बहुत अरसा पहले, महीनों पहले, कि काजी फायज ईसा साहब ना एक्सटेंशन लेंगे, ना काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो कोई और इस तरह का मामला होगा, वो 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ज़राए, कुछ मालूमात ये भी आती रहीं कि अंदर खाने भरपूर कोशिशें जारी रहीं कि किसी न किसी तरह से काजी साहब को मज़ीद यहाँ पर रखा जाए एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या एक्सटेंशन दी जाए, या फिर जो आइनी मामलात हैं जिससे हुकूमत को, मामलात को, तमाम तर चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, उससे एक और आइनी अदालत बना के उसका सरबराह बना दिया जाए। तो इन कोशिशों में तो कोई शकूक व शुबात ही नहीं है। हुकूमती मुसव्वदों के अंदर यह चीज़ खुल कर सामने आ चुकी है। तो फिर काजी साहब से वो जो सारे वादे वईद किए गए थे ना, वो ख़ास तौर पर मौलाना और PTI जो अपोजिशन है, उन्होंने मिलकर सारे खाक में मिला दिए। तो अब काजी साहब को ज़ाहिर है अब 25 अक्टूबर 2024 को बादल नखास्ता, मैं बादल नखास्ता का लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी फ़ैसले काजी साहब की अदालत की तरफ से आए हैं, उसने मुकम्मल तौर पर हुकूमत को फैसिलिटेट किया है। और मखसूस नशस्तों के ऊपर जो उनके ख़िलाफ़ उनके यानी कि उनकी अक़लियत थी और अक्सरियत ने जो फ़ैसला दिया था, उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद भी इसी वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि आइनी तरमीम लेकर आनी थी। तो ये सारे मामलात इंडिकेट करते थे कि काजी साहब के लिए हुकूमत के ईवानों के अंदर उनको मज़ीद अदालत के अंदर रखने और ओहदे पर बरकरार रखने या उनके लिए नई अदालत बनाने की जो काविशें, कोशिशें थी, वो जारी थी। लेकिन वो अब जैसे जैसे नाकाम हो रही हैं, तो काजी साहब अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं कि हाँ ठीक है जी, मैं अब जा रहा जी हूँ। कमर भाई, आप बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पार्लियामेंट का आज इजलास भी होने जा रहा है। हुकूमत के पास बज़ैर तो अभी तक नंबर गेम नहीं है, और अभी बैरिस्टर गौर ने यह दावा किया है कि हुकूमत के नून लीग के 7 MNAs उनके साथ राब्ते में हैं और बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। आज एजेंडे के अंदर भी आइनी तरमीम नहीं है। तो आप नहीं समझते कि जो रात भर से जो कार्रवाइयाँ जारी हुई हैं, उस तनाज़र के अंदर कोई हुकूमत को अभी कामयाबी नहीं मिली? देखें, अभी तो ये बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि हुकूमत जो है ये आइनी तरमीम, जो कि बड़ी उसकी ख्वाहिश है कि 25 अक्टूबर से पहले ले आए, किसी तरह काजी फायज ईसा के जाने से पहले उनके होते हुए हो जाए, ताकि अगले दिन ये चैलेंज ना हो, इसको फ़ौरन टेकअप ना हो, इसको स्ट्राइक डाउन ना कर दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो आज के दिन की स्पेशली डेवलपमेंट हैं कि एजेंडे में शामिल ना होना, फिर जो काबीना का इजलास बुलाया गया था वो कैंसिल कर दिया गया, तो ये इंडिकेशन तो इसी तरफ दे रही हैं कि आइनी तरमीम के लिए नंबर्स नहीं पूरे। इसी वजह से हम लोगों की माओ बेटियों को उठा रहे हैं, इसी वजह से हम उन MNAs शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें,
खसूसन अख्तर मेंगल साहब का आज ट्वीट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको जो जिनका ताल्लुक कौमी असम्बली से था उनको उठा लिया गया है, फिर वो गायब हैं, उनके घर वाले गायब हैं, फिर ज़ैन कुरैशी साहब का आ रहा है कि उनके घर वाले गायब हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, और आज कमेटी में ये बात बाकायदा बावर कराई गई है कि ज़ैन कुरैशी साहब मोहसिन नकवी साहब के पड़ोसी हैं। इनके पड़ोस में एक आप वफाकी वज़ीर दाखिला के पड़ोस में क्या हरकतें हो रही हैं। और इस सब का मैं ये कहता हूँ कि जो सेरा जिसके सर सजता है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेरा सर सजता है। उसकी वजूहात ये है कि 63A का फैसला देकर उस बाब को खोला गया कि जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में बंद कर दिया गया था। आइडियली देखा जाए तो 63A का फैसला जस्टिस मुनीब का आइन की ओवर राइटिंग के मुतरादिफ है, लेकिन राइट नाउ ये खोला गया तो उसकी सारी वजूहात हमें पता है। किस तरह से तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, किस तरह से वो कमेटी बैठी, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी मर्जी के जज बिठाए, उसमें फैसला ये हुआ कि 63A लगाया जाएगा। 63A में बेंच फिक्सिंग हुई, जस्टिस मुनीब जो है वो बेंच से चले गए, और उसके बाद फिर जो बेंच हुआ उसने यूनानिमस जो फैसला दिया वो ये था कि फ्लोर क्रॉसिंग की इस इजाजत जो है कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देता है। और उसी का नतीजा ये है कि अब जो अगवा हम देख रहे हैं जिन्हें एजेंसियां उठा के लेके जा रही हैं, तो हमने ये पूरे अरसे में देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वो इस निज़ाम की गारंटी बने रहे। आज इतने लोग आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, तो ये ऐसे नहीं है, ये ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। हमने उनकी जो अदालतों में देखा जिस तरह से दरखास्तें हुकूमत के खिलाफ उनके पास आती रहीं, लेकिन फैसले उसके बरक्स होते रहे, हुकूमत के हक में होते रहे। अभी भी सबसे बड़ा डर जो है इस हुकूमत का वो ये है कि 8 फरवरी वाले इंतखाबात का अगर केस लग जाता है और वो मंसूर अली शाह साहब सुनते हैं, तो वो तो जिस तरह मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस तरह का कई और मामलात खुल जाएंगे। फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस है जिसका फैसला यहाँ से हुआ, 4 जो है मखसूस जो जजेस हैं वो इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किए। तो ये तमाम मिला जुला मामला चल रहा था जिसमें पूरे निज़ाम की गारंटी एक शख्स बना हुआ था, उस एक शख्स के पीछे लड़ाई थी। लेकिन अब उस शख्स को चूंकि ये नजर आया कि किसी भी तरह से दाल गल नहीं रही, चूंकि उस शख्स को ये पता लग गया कि मौलाना साहब ये ह्यूमिलेशन की तरफ जा रहे थे मामलात, और अब तो इस हद तक ह्यूमिलेट हो गए थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि एक सबसे बड़े पाकिस्तान में सबसे बड़ा मनसब है ये सुप्रीम कोर्ट का। तो उस कुर्सी पे बैठा शख्स जब इतना ह्यूमिलेट हो गया था, तो उसने ये कहा कि मैं एक ऑनरेबल एग्जिट करता हूं, लेकिन ये ऑनरेबल एग्जिट उस सूरत में हुआ कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत टफ टाइम दिया और बड़ा क्लियरली मेरी जो लास्ट टाइम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में कुछ सोर्सेज हैं उनसे बात हुई, तो उनका ये बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस था कि किसी फर्दे वाहिद के लिए ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। उनका बड़ा कैटेगोरिकली नो था जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पर, और वो ये समझते थे अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा रहे तो ये निज़ाम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, मुल्क की सबसे आला अदलिया का, ये निज़ाम तितर बत्तर हो जाएगा, और इस निज़ाम का जो है ना वो बेनिफिशरी ये हुकूमत बनेगी। और यही वजह है कि अगर कल बड़ी बैठक जो कि हमने रायवंड में देखी है वो हुई है, और उसके बाद भी मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे और नंबर्स पूरे नहीं है, या आईनी तरमीम जो है उसको निकाल दिया गया है एजेंडे से, जो काबीना का इजलास है उसको मौखर कर दिया गया, तो उसकी वजूहात यही नज़र आ रही हैं कि नंबर गेम्स पूरी हमें होते नज़र नहीं आ रहे। 2/3 जो अक्सरियत चाहिए हुकूमत को वो कहीं से हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि फ़िलहाल एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, लेकिन दे आर स्ट्राइविंग फॉर इट, दे वांट इट, और वो जस्ट बिफोर 25 और मौलाना फजलुर रहमान यही चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है। इस पर पीटीआई को भी आप ऑन बोर्ड ले लें, आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बना दें, इतना ज़रूरी मामलात नहीं हैं, क्यों इतने हरिडली ये सब कुछ हो रहा है, और वो हरिडली सिर्फ एक बंदे की वजह से हो रहा है क्योंकि वो इस निज़ाम की गारंटी है। अच्छा ये बताइएगा कमर भाई आप कि ये इस वक्त आइंदा ये समझ आ रही है कि कोई 72 घंटे के अंदर या 100 घंटे में जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस की हैसियत से नोटिफिकेशन मुतवक्के है, इस हवाले से क्या इतलात है? देखिए साजिद साहब, जो नोटिफिकेशन है वो हुकूमत की तमाम तर जो कार्ड्स हैं ख़त्म होने के बाद ही जारी होगा। ये बात तो तय है कि हुकूमत किसी सूरत भी नहीं चाहती कि जस्टिस मंसूर जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ जाएं और फिर वो तमाम केसेस खुल जाएं जो अभी तक काजी फाइज ईसा की वजह से दबा कर जो है वो रखे गए हैं। इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि
جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ذرائع ہیں، جس طرح قمبر زیدی صاحب نے ابھی بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے، تو کل والی جو بیٹھک ہوئی ہے اور آج ایجنڈے میں یہ چیز شامل بھی نہیں ہے آئینی ترمیم کی، وہ اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ پیغام، یہ میسج، یہ ڈیمانڈ رکھ دی گئی ہے حکومتی اتحاد کے سامنے کہ بھائی پہلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا پہلے کے نظام کے مطابق، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آئینی ترمیم کب کرنی ہے۔ تو 25 سے پہلے تو کسی صورت بھی مولانا فضل الرحمان وغیرہ تیار ہی نہیں ہے، ریڈی ہی نہیں ہے۔ تو دوسری صورت پھر یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت مائنس مولانا اپنی گیم پوری کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن مولانا کے کہنے پہ فوراً کر بھی دیا جاتا ہے نا، اور بعد میں آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن ایک دوسرے اسی طرح کے نوٹیفیکیشن سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو نوٹیفیکیشن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہت جلد، جیسے آپ نے کہا کہ 72 گھنٹوں کے اندر ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، 90% چانسز ہیں کہ 72 گھنٹوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کا ایز چیف جسٹس آف پاکستان جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور یہ اب ڈیمانڈ جو ہے، یہ اب جو مشورہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ان کے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں ان کی طرف سے بھی دے دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کل حکومتی اتحاد کو پتہ چل گیا کہ یہ چونکہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو آج کے دن کے لیے کم سے کم ایجنڈے میں وہ چیز ڈالی ہی نہیں کی، وہ شامل ہی نہیں ہے۔ اور آج کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کو میسج دینے کے لیے ہے کہ بھائی آپ نہیں مان رہے تو ہم آپ کے بغیر بھی کر لیں گے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے تو آئینی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا سب سے اہم بات، فلور کراسنگ کے بغیر آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی۔ مولانا صاحب ساتھ مل جائیں تب بھی 4 سے 5 لوگ ایسے ہوں گے جن کو فلور کراس کروانا پڑے گا اپوزیشن کے، خاص طور پر تحریک انصاف کے۔ اور دوسری اور اہم خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر مولانا مائنس ہوتے ہیں، وہ اس آئینی ترمیم کے لیے نہیں مانتے، تو پھر اس وقت کوششیں یہ جاری ہیں کہ جو سینیٹرز کی تعداد پوری کرنی ہے اس کے لیے مولانا کے اپنے بھی 2 سینیٹرز جو ہیں اس وقت وہ خطرے میں ہیں، وہ بھی رابطوں میں ضرور ہیں، وہ ووٹ دیں گے حکومت کو یا نہیں مولانا کی مرضی کے خلاف، لیکن وہ رابطوں میں ضرور ہیں۔ 2 سینیٹرز BNP مینگل کے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 2 تحریک انصاف کے۔ تو اس طرح سے سینٹ میں 5-6 لوگوں کی تعداد جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے بھی پلاننگ اس وقت جاری ہے۔ اچھا قمبر بھائی یہ بتائیے گا، آج ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ابھی درخواست بھی دائر کی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے وہ حوالے حامد سے، خان صاحب کے وہ درخواست ٹکر ہیں کیا جو ہے؟ عدالت لیکن میں قاضی درخواست صاحب سے مکالمہ لاہور ہوا کے ان ایک کا۔ مقامی شخص نے وہ دائر تو کی ہے، بھیجیے اور گا۔ یہ درخواست بیسکلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کنڈکٹ کے حوالے سے ہے کہ جسٹس قاضی فائز یہ عیسیٰ کا جو کرتے کنڈکٹ ہیں ہے ساجد اب وہ گوندل ٹھیک صاحب نہیں ہیں، رہا، لیکن کرتے میرا ہیں، خیال سے ساجد یہ ویسے ہی گوندل نام ہے ان درخواست کا، انفرکچوس ہے کیونکہ تقریباً یوٹیوب 8 وغیرہ کرتے ہیں۔ ڈیز تو رہ گئے ہیں ان کے واپس جانے میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ہے ایک پریسیڈنٹ نیا بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے اور وہ بے شک ریٹائرمنٹ لے لے تو اس کے پرکس اینڈ بینیفٹس جو جسٹس مظاہر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس منصف اعلیٰ نے خود ہی احتساب کرنا ہے، اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو کوئی چانسز نہیں ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں یہ درخواست ٹیک اپ ہوگی۔ البتہ ایک درخواست یہ ان کے منہ پہ تماچا ضرور ہے، کیونکہ اس درخواست میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ آپ نے جس طرح سے حکومت کے حوالے سے فیصلے کیے، حکومت کے ساتھ مل کر فیصلے کیے، آپ بینیفیشری رہے اس نظام کے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جانب سے بتائی گئی ہیں۔ تو یہ بیسکلی درخواست دائر کرنے کا مقصد، اب چونکہ آخری دن ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ایک اور یہ داغ، اس سے پہلے بھی آئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف درخواست، لیکن وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں ویسے تو بڑے دائی نظر آتے ہیں کہ خود احتسابی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی تبلیغ بہت کرتے ہیں، لیکن when it comes to his own self تو ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جتنی شکایتیں ان کے خلاف آئی ہیں کوئی ریفرنس نہیں بنا، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور اسے فریولس قرار دیا گیا، یعنی مذائقہ خیز ایک درخواست قرار دیا گیا۔ تو انفارچونیٹلی جو ہم نے اس پورے ٹینیور میں 1 سال میں دیکھا ہے، اس میں ہم نے عدالتی نظام میں بتدریج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنزلی کی طرف جاتا دیکھا ہے، اور اس تنزلی سے صرف پاکستان کا نقصان نہیں ہوا، میرا اور آپ کا نقصان بھی ہوا ہے۔ اس ادارے سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سطح تک آ گئے کہ وہ بیکری جہاں پہ ایک منصف اعلیٰ کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں ذلت کی جاتی ہے، وہاں پہ لوگ جا کر اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے سیلیبریٹ کریں، تو ایسے اس حد تک معاملات نہیں آنے چاہیے۔
بڑا انفارچونیٹ ہے اگر سپریم کورٹ کے کوئی چیف جسٹس، لیکن ہم نے تو یہاں پہ دیکھا ہے افتخار چودھری صاحب کا بھی دور دیکھا ہے، ثاقب نثار صاحب کا بھی دیکھا ہے، لیکن یقین جانے گوندل صاحب کے ان تین دوروں کا کمپیریزن کریں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 1 سال انتہائی تباہ کن رہا ہے۔ بھاری پڑا ہے جی. بہت شکریہ قمبر زیدی. السلام علیکم.